गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा आज विलंब हो गया, पर हमारा जोश वही है। बिल्कुल एकदम जोशीले अंदाज से सर हमारा चैप्टर नंबर 2 हम आरंभ करने जा रहे हैं। होप आपने चैप्टर नंबर 1 देख लिया हो। अगर नहीं भी देखा हो तो फिर भी जुड़ जाना मेरे साथ, बिकॉज मजा बहुत आने वाला है। एक बार मैसेज करके आ जाओ ग्रुप में कि सर आ चुके हैं। आप भी जो है जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अगर ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आई गेट एन इंडिकेशन भैया सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है एंड वी कैन गो अहेड विथ आवर डिस्कशंस। जल्दी से जल्दी आ जाने का दोस्तों। अब तो सर आ गए, अब तो सर आ गए। क्या कर रहे थे तुम? मस्ती कर रहे थे? मस्ती कर रहे थे मेरे बच्चे लोग। जल्दी से बता दो, क्या सबने जो है पहला वाला चैप्टर देख लिया है? और आज की शुरुआत हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। आज सर हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है? सर आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट। रिवीजन होगा सर, वन शॉट रिवीजन होगा। आज हमारा सर क्या होने वाला है? वन शॉट। वन शॉट रिवीजन, चैप्टर नंबर 2, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या सब रेडी रेडी है कि सब सो के बस अभी मुंह हाथ धो के आए हैं, बोले कि सर चलो देख के आते, पिक्चर देख के आते करके? कौन कौन इस तैयारी में आया है? सर वन शॉट रिवीजन, बिजनेस इन्वायरमेंट सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सर जून वालों के लिए तो है ही है, दिसंबर वाले भी स्टूडेंट्स इसका आनंद भरपूर तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल भरपूर तरीके से आनंद ले सकते हैं। जल्दी से एक बार कमिट कर दो कि हाँ सर हम आ चुके हैं और वी आर रेडी स्टडी गो, वी आर रेडी स्टडी गो, वी आर रेडी स्टडी गो। होप आपने जो है पहला वाला सेशन देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा हो तो अभी पूरे कमिट हो जाओ। 8 बजे से रेडी होके बैठे हैं सब। जल्दी से एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो सर, कौन कौन। ठीक है सर, गीतांजलि, निशा, मिहिका, रिया, समथिंग डिफरेंट, दिलशाद, और कौन है? नेहा, सूरज, कार्तिक, दीक्षा, प्रतीक्षा, सब सब आ चुके हैं। मेरे दोस्त वैष्णवी, बहुत हरिप्रिया, सब कुछ आ गए। सारे लोग स्टूडेंट्स मेरे आ चुके हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारा सर वन शॉट चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट बीसी के, जो कि हमको 6-7 नंबर दिला के जाएगा। अक्षय बोल रहा है सर मैं भी रेडी हूँ। सर ये सीएचपी पहले नहीं किया है, अभी से कर सकता है? अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। चैप्टर ये वाला आराम से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो। क्या सब रेडी हैं? अजीब अजीब से अपने आ रहे हैं आज तो सपने। अरे अच्छे सपने आएंगे। क्या सब रेडी हैं सर वन शॉट रिवीजन चैप्टर नंबर 2 के लिए? यस सर हम सब रेडी हैं और अपना माहौल एकदम रेडी है। हम जो है जितना जल्दी हो सकेगा इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे और भरपूर तरीके से इसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश, भरपूर तरीके से इसमें अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी करेंगे। पूरा कमिटेड से रहना। सर लाइव देख रहे हो, मतलब मुझे विश्वास है कि तुम जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे हो। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से अगर वो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लाइव देख रहे हो तो कोशिश करो पूरा अटेंटिवली सेशन को सुनना है। जरूरत हो तो कमेंट करना है, वरना चलने देना है। कुछ भी डाउट हो, अगर मैं अलग से बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा सा अप्रूवल चाहिए तुम्हारा, तो गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज पूरा लेक्चर एकदम फोकस अटेंशन के साथ सुनना है, बिकॉज यही तुमको आखिरी दिन काम में आने वाला है, यही तुमको आखिरी दिन काम में आने वाला है। बात समझ में आ रही? ठीक है, बिल्कुल सर, बार बार सुनते जाओ, चीजें अंदर जाती जाएगी। एमसीक्यू वाला एग्जाम है अपना। अगर सारी चीजें दिमाग में रही तो मस्त मार्क्स लेकर आएंगे, सारी चीजें दिमाग में रही तो मस्त मार्क्स लेके आएंगे। बस मेरे साथ इस बिजनेस इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट महसूस करो, मजा आ जाएगा सर।
मेरे साथ इस बिजनेस इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट महसूस करो, मजा आ जाएगा। और अगर ऑडियो वीडियो, वीडियो ऑडियो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ तुमको आराम से सुनाई दे रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आई गेट एन इंडिकेशन कि हाँ सब कुछ परफेक्ट था वीडियो की क्वालिटी। ओके सर, अब हम शुरू करते हैं, पानी पी लीजिए और भरपूर तरीके से फुल फाकस फाकस लेवल से स्टार्ट करते हैं इसको। ओके लेट्स गो दोस्तों, लेट्स गो। सर बिजनेस इन्वायरमेंट, ओए होए ओए होए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है सर? सर बिजनेस इन्वायरमेंट होता है अपने आसपास का बिजनेस रिलेटेड इन्वायरमेंट, बिजनेस रिलेटेड इन्वायरमेंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखी है कि जिस कंपनी को सरवाइव करना है लॉन्ग रन में, आया है सर, जिस कंपनी को सरवाइव करना है लॉन्ग रन में, उस कंपनी को दो चीजें आनी चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है ना, इसी से एमसीक्यू आता है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है सर, सारे एमसीक्यू भी कवर्ड हो जाएंगे आपके। और चैप्टर ऐसा रिवाइज होगा ना, आप बोलोगे मक्खन है सर, ये तो सारी चीजें आपने दिमाग में घुसा दी, इतना लेंदी पूरा कंटेंट पढ़ते, उससे अच्छा ये लेक्चर देख लिया, मजा आ गया। ध्यान से सुनते जाना प्रवचन के तरीके, और अपने दिमाग तक ये चीजें पहुंचाते जाना, ताकि वो एक जगह उनको बिठा के रख ले, सहेज के रख ले, और एग्जाम में वो काम में आ जाए। देखो दोस्तों, एक कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है, तो सर उसके लिए क्या जरूरी है? दो चीजें, एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। सर एबिलिटी टू प्रॉस्पर मतलब, सर एबिलिटी टू प्रॉस्पर मतलब ग्रो करना, ग्रो करना। एंड एबिलिटी टू चेंज कि अगर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, तो सर वो कुछ चेंज कर ले। ये एमसीक्यू आया था भाई। एबिलिटी टू चेंज का मतलब क्या होता है सर? डायनेमिक होना चाहिए, चीज है डायनेमिक होना चाहिए, एमसीक्यू में आया था। ठीक है, सिंगल वर्ड टू डिस्क्राइब बिजनेस टुडे, अगर ऐसा एमसीक्यू में आए कि यार सिंगल वर्ड टू डिस्क्राइब बिजनेस टुडे, तो क्या लिखोगे तुम? डायनेमिक है सर, आज का बहुत ही डायनेमिक है सर। जियो आ गया, जियो की वजह से कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज्यादा कंटेंट बना पा रहे हैं, हम लोग लाइव देख पा रहे हैं, मतलब कितनी सारी चीजें जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है बिजनेस में। ठीक है सर। सर चार्ल्स डार्विन क्या बोलना चाह रहे हैं सर? कौन बोलना चाह रहा है सर? चार्ल्स डार्विन एमसीक्यू में आ सकता है। चार्ल्स डार्विन क्या बोलना चाह रहे हैं सर? जो सरवाइव करता है ना, जरूरी नहीं कि वो सबसे समझदार हो। जो सरवाइव कर पाता है ना इस पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो जरूरी नहीं कि वो सबसे समझदार हो या फिर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सर वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा समझदार हो या फिर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सर सर्वाइव वो कर पाएगा जो चेंज करना चाहता हो, वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो चेंज करना जानता है, कुछ भी चीजें चेंज करना जानता है सर, वो आखिरी तक टिके रहेगा, लड़ते रहेगा, और वही आगे बढ़ेगा इस बिजनेस इन्वायरमेंट में। ओके सर। सर बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? सर बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस जो होता है ना सर, वो आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तीन चीजें करता है, आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है। किन चीजों को सर? आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड, आईआर किसको सर? अपॉर्चुनिटीज को, और दूसरा थ्रेट्स को। किसको सर? आइडेंटिफाई करेंगे, अप्रेस करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। किसको सर? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, जो हमारे आसपास एज अ बिजनेसमैन आएगी, जो आसपास हमारे बिजनेसमैन आएगी। सर एक अकॉर्डिंग टू ग्लूएक एंड जॉन्स, कौन सर? ग्लूएक एंड जॉन्स क्या बोलते हैं सर? अपने आसपास बहुत सारी चीजें जो कि बिजनेस को जो है इंपैक्ट करती है, और उसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, अपने कॉम्पिटिटर्स हो गए, अपने क्रेडिटर्स हो गए, अपने गवर्नमेंट हो गई। ये कौन है सर? एक बिजनेस फर्म के अराउंड ये सारी चीजें रोटेट होने वाली चीजें, ये सारी चीजें रोटेट होने वाली चीजें, और ये हमको जो है काफी हद तक इंपैक्ट करती है सर, ये काफी हद तक इंपैक्ट करती है सर। जो मॉडर्न ऑथर्स बोलते हैं सर, हमारे आसपास इंटरनल भी कुछ, बिजनेस के अंदर भी कुछ चीजें इंपैक्ट करती है, और बाहर भी कुछ इंपैक्ट करती है, और ये दोनों मिलकर इंटरनल एनवायरमेंट बनता है। बात समझ में आ रही है सर? अब बिजनेस एनवायरमेंट के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक सुन लो। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरमेंट सर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है सर उसको देखना कि यार ये पर्टिकुलर चेंज आया, जैसे कोविड की वजह से बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम। अब तो अपने को पता है कि यार क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या रहता था सर? उस वक्त क्या रहता था? उस वक्त तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना, कि कैसे अपन देखें, कैसे अपन करें। तो आज की तारीख में तो सर उसको देखना, परखना, क्या चीजें चेंज हुई, आसान है। बट एट दैट टाइम सर, एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्या आगे क्या चीजें चेंज आने वाली है। सर दूसरा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, आए दिन बिजनेस करने के नए तरीके आते रहते हैं। उन सबसे लड़ना, उन सबसे सीखना, और उन सबसे अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाना सर, एक बिजनेस को आनी चाहिए। इसको कॉन्स्टेंटली जो है चेंज करना पड़ेगा, खुद को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा सर? चेंज करना पड़ेगा। तीसरा सर, मल्टीफेसेटेड है, मतलब इसके विभिन्न तरीके के चेहरे हैं। मतलब क्या? विभिन्न तरीके के चेहरे हैं। अपने को लगेगा बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंज आया तो इसकी वजह से ये चेंज आएगा, लेकिन जरूर नहीं कि यार एग्जैक्टली वो चेंज आए, उसके अलावा भी जो है चीजें आ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब स्मार्ट जो फोन आया था, स्मार्टफोन आया था, ऐसा लग रहा था यार स्मार्टफोन आया है यार, इसकी स्क्रीन वगैरह खराब हो जाएगी, इसको क्या खरीदना। बहुत सारे लोग जो गाँव या फिर जो एकदम
लोअर लेवल के थे, वो लोग सोचते थे कि यार भैया ये स्मार्टफोन आया है, इसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी, स्क्रीन चला चला के तो स्क्रीन खराब हो जाएगी, पहले फोन नहीं देखना। अपने को लग रहा था स्मार्टफोन कभी चलेंगे ही नहीं, लेकिन आज देखो हर किसी के पास स्मार्टफोन है। शेप एंड कैरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एज्यूम्स डिपेंड्स ऑन द प्रिसिजन ऑफ द ऑब्जर्वर, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा करके, ठीक है सर। फ्रीक्वेंटली सीन व्हेन द सेम डेवलपमेंट इज वेलकम एज एन अपॉर्चुनिटी बाय वन कंपनी एंड बाय अनदर कंपनी परसीव्स इट एज अ थ्रेट। सर एक सीधी सी सिंपल सी चीज सर, जब मान लो टिकटॉक बैन हुआ था तो बहुत सारी कंपनी से सोचा कि यार अब जो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो चलेगा ही नहीं, अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो चलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहेगा ये रीले फीले शॉर्ट्स वगैरह। लेकिन यूट्यूब ने सबसे पहले तो इंस्टाग्राम ने देखा कि यार नहीं रील तो चलेगी भाई, चलेगी, लोगों को जो है आदत पड़ गई है, ऐप बदलेगा लेकिन काम नहीं। तो एक के लिए वो थ्रेट था, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी। सर ठीक है, फार रीचिंग इम्पैक्ट सर, जो बिजनेस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट होता है ना वो काफी हद तक इम्पैक्टफुल होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक टाइम तक इम्पैक्ट करता है। तो ऐसा सोचना कि यार ये मेरे को इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, सर जरूरी नहीं, आपको हो सकता है थोड़े टाइम बाद इम्पैक्ट करे। सर अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ो, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आपको अपॉर्चुनिटीज और आपको थ्रेट्स। सर क्या आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिटरमाइन करने का मौका देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ भी चीज चेंज हुई तो यार ये मेरे को पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी या नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, सर मैं कैसे देख पाऊंगा ये मेरे को पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी या नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, ये कैसे देख पाऊंगा सर, मैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखूंगा। सर ये मेरे को ग्रोथ का डायरेक्शन देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अरे भैया चलो ठीक है यार, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, मतलब मेरे को अपने सारे हैंडल्स जो है बिजनेस के हैंडल्स है मार्केटिंग के लिए, सब इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट होना चाहिए मेरा, जो है यूट्यूब वगैरह पर भी पेज होना चाहिए। जो बड़े बड़े तुम देखोगे ना ऑर्गेनाइजेशन, वो कंटेंट क्रिएशन को देख रहे हैं एज अ स्पेस जहां पर वो अपने खुद को शोकेस कर पाए एज अ ब्रांड। बड़े बड़े जो फाउंडर्स है अब वो अपनी एक ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मतलब उनको पता है यार आज हर कोई फोन चला रहा है तो हमको फोन में घुसना पड़ेगा। सर कंटिन्यूअस लर्निंग बिजनेस एनवायरनमेंट हमको जो है विवश कर देगा कि हमको जो है वापस वापस नॉलेज को अपडेट करते जाना है, हमको नॉलेज को अपडेट करते जाना है। कौन सर, बिजनेस एनवायरनमेंट ये हमको करके दिखाएगा। सर इमेज बिल्डिंग सर, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से रिफ्लेक्ट किया, सही साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, तो आप जो है एक अच्छी इमेज बना सकते हैं अपने सारे जो है कस्टमर्स के सामने, और वो आपको लॉन्ग रन में बिल्कुल हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी कंपनीज हैव सेट अप कैप्टिव पावर प्लांट्स, मतलब क्या सर, उनने देखा कि यार लोग बाग ना सतर्क हो रहे हैं, उनको चाहिए कि यार ट्रीज वगैरह उगे, उनको चाहिए कि यार इन्वायरमेंट के लिए कुछ हो, तो वो क्या करते हैं सर, पावर प्लांट्स लगाओ, थोड़ा सा सोलर एनर्जी बनाओ, मतलब वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। मीटिंग कंपटीशन, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन किया कि यार कल से जियो ने जो है 10 रुपए कम कर दिए रिचार्ज पर, तो एयरटेल भी सोचेगा। और वो कैसे देख पाया, उसने देखा कि भैया जियो ने प्राइस कम की, जियो ने ये वाली स्ट्रेटेजी लाया, जियो ने ऐसा किया, जोमेटो ने यही नया डिलीवरी पैटर्न स्टार्ट किया, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है स्विगी वगैरह वो भी चेंज करने की सोचे, मतलब कंपटीशन को सर हम मीट कर पाएंगे। अब देखो रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन की, सर अब रिलेशनशिप देखो ऑर्गेनाइजेशन की और अपने इन्वायरमेंट की। सर ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप देखिए सर, यहां पर देखिए, ये पूरा ठीक से देखिए सर, ये क्या कहना चाह रहा है सर, ये क्या कहना चाह रहा है अपने, जल्दी से देखिए क्या कहना चाह रहा है। सर ये कहना ऐसा चाह रहा है कि सर अपना बिजनेस सर अपना बिजनेस और अपना इन्वायरमेंट काफी हद तक एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। सर हमारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, मतलब जब हमको जरूरत होती है सर, हम उससे रिसोर्सेज लेते हैं और इंफॉर्मेशन भी लेते हैं ताकि हम जो है अपने बिजनेस में लगा पाए। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने मार्क सब कुछ करवा दिया, आप आराम से कर लीजिएगा। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोलता है सर, हमको जो है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल पर्पस में सर काम में आती है क्या, इंफॉर्मेशन काम में आती है, उसको हम बिजनेस में लगा सकते हैं। ये सब रट के जाना है क्या, नहीं, ये सब समझ के जाना है, बिकॉज तुम्हारा एमसीक्यू एग्जाम है, जो चीज रट के जानी होगी वो मैं बता दूंगा। सर हमको जो है पता चलता है वन वे टू गेट ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, किससे सर, इंफॉर्मेशन की वजह से तो हो पाता है। अगर मेरे को सही इंफॉर्मेशन है, अगर मेरे को सही आइडिया है, तो मैं देख पाता हूँ कि क्या चीजें मेरे लिए सही है, क्या चीजें मेरे लिए गलत है। Sir, organization itself transmit information to several external agencies, either voluntary, inadvertently or legally। भैया सर, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना खुद चाहती है कि यार हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, हमारे बारे में पता चले और हम एज ए बिजनेस ग्रो कर पाए। यहां पर देखिए रियलिटी बाइट, एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंशन इज इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू आया हुआ है, याद रखना सर, जो डेटा कमर्शियल नॉलेज दे पाए, तो क्या बोल दिया है, कमर्शियल नॉलेज दे पाए, वो डेटा जो कमर्शियल नॉलेज दे पाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल नॉलेज दे पाए सर, उसको हम क्या बोलेंगे सर, इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे सर, इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई, जो डेटा कमर्शियल नॉलेज दे पाए उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। एमसीक्यू आया था सर, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सर हमारे जो 5 एम होते हैं सर, 5 एम कौन,
मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल। सर कौन? 5M, मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। सर ये सब बिजनेस एनवायरमेंट सर एक्सचेंज होते हैं। ये सब हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ये हमको काम करके देते हैं, हमारा बिजनेस बनता है सर। इसी को सर एक इंटरेक्शन प्रोसेस भी होती है। सर इंटरेक्शन प्रोसेस किसको बोलते हैं? सर परसीविंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड कैटरिंग टू देम, satisfying the expectation and demands of the clientele group such as customers, employees, shareholders, creditors, suppliers, local community, journal and public on। सर इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होती है? इंटरेक्शन प्रोसेस याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होती है? सर इंटरेक्शन प्रोसेस होती है आपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नीड्स देखी, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नीड्स देखी और उनको सेटिस्फाई किया, इसको क्या बोलते हैं? और उसको सेटिस्फाई किया, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं इंटरेक्शन प्रोसेस। सर इसको बोलते हैं अपना इंटरेक्शन प्रोसेस, कि हमने इंटरेक्ट किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की सारी डिमांड्स देखी, नीड्स देखी और उनको सेटिस्फाई करना, इसको हम इंटरेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। सर एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। सर जब हमको पता है कि यार जो है अलग अलग चीजें होने वाली है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो कंसिडरेबल पावर जो है हमको बताता है कि यार जो है अगर जियो ने एक बहुत ही अच्छा लेवल तक होल्ड कर रखी है, तो हमको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो उसकी स्ट्रेटेजी पर भारी पड़े। मतलब हमको पता होगा कि यार हमको कुछ ऐसा हैवी करना पड़ेगा ताकि हम उसको भी जो है रूल कर पाए। Sometimes organizations are also in the position to yield considerable power and influence over some of the elements of external environment। कभी कभी आप इतने बड़े बन जाता हो, जैसे सर टाटा अंबानी अगर ये ऐसा कुछ लेके आए आज की तारीख में, जियो सिनेमा ने हिला डाला है क्या? जी तो धन धना धन, मतलब क्या सर? जियो सिनेमा आज की तारीख में हॉटस्टार को कंपटीशन दे रहा है कि भैया हॉटस्टार तुम भैया पेड वर्जन लाते थे, हम तुमको फ्री लाके दिखाते हैं वापस, और पूरा मार्केट कैप्चर करके दिखाते हैं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला के दिखाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं आज की तारीख में इतना कैपेबिलिटीज रखते हैं कि भैया वो पूरे के पूरे मार्केट को हिला सकते हैं, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट को हिला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आज पतंजलि वगैरह कंपनी जो है बाबा रामदेव की, जो बिग प्लेयर हो गई है इस सारी चीजों में, जो आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है। बात समझ में आ रही है? सर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, वापस एमसीक्यू अलर्ट। इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पर? सर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कांस्टेंट आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड देयर मैनेजमेंट। सर काफी हद तक, काफी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्या? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एमसीक्यू आया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कॉन्स्टेंट्स आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, काफी हद तक हमारे बियॉन्ड रहते हैं, हमारा हम उस पर काबू नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू आएगा, मैं बता दूंगा कब आएगा। बिजनेस ऑल्सो डू नॉट फंक्शन एज एन आइसोलेटेड वैक्यूम। सब इंटरलिंकिंग है सर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट में ये देंगे, हम बिजनेस एनवायरनमेंट से ये लेंगे करके। सर अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, a successful has to only recognize different elements of environment but also respect, adapt, manage, influence them। सर अगर कुछ भी चेंज आया तो सबसे पहले उसको प्रणाम करो, उसकी इज्जत करो, उससे सीखो, उसको अडॉप्ट करो एंड देन रिस्पॉन्ड करो। अगर ये नहीं किया, जो तुम्हारे क्लाइंट्स की जरूरत है उसको तुमने सही तरीके से फुलफिल नहीं किया, तो तमाचा मार के चले जाएंगे और आपका बिजनेस आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कैडबरी का हमने एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? कैडबरी का एग्जांपल दिया था, कैडबरी में पड़ गए थे कीड़े। कैडबरी में क्या पड़ गए थे? कीड़े। तो सर कैडबरी ने क्या किया था? सर कैडबरी ने बड़े बड़े डब्बे बनाए थे और मार्केट को बताया था भैया डब्बे नहीं बनेंगे। जल्दी से बताओ सर, बताया था नहीं बताया था? एवरीवन से यस, हाउ इज द जोश? हाय सर। ठीक है सर, याद आ रहा है सर, हाई सर। इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऐसा कैडबरी ने करके बताया था। मतलब कैडबरी ने क्या किया? कैडबरी ने सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट से जो नेगेटिव फीडबैक आ रहे थे, भैया तुम्हारी डेयरी मिल्क में तो कीड़े पड़ रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है, ओके ओके, हमको रिस्पॉन्ड करने दो। फिर रिस्पॉन्ड किया। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब सर बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, बिजनेस फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट। सर जो हमारा बिजनेस होता है ना, एज अ ब्रॉडर एनवायरनमेंट काम करता है। हमको जो चीजें लेनी पड़ती है, मार्केट से उठानी पड़ती है, द एक्सचेंज प्रोसेस ब्रिंग्स इन सम सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट, रेपुटेशन एंड गुड इमेज एंड सो ऑन टू द बिजनेस व्हिच कुड बी स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सर हम जो है अपने क्लाइंट्स की, अपने कस्टमर्स की, अपने सप्लायर्स की जरूरतों को पूरी करेंगे, तो वो भी हमको अच्छे से जो है ट्रीट करेंगे, और ये जो है रिलेशनशिप हमको जो है प्रॉफिट कमा के देगी, रेपुटेशन कमा के देगी, गुड इमेज क्रिएट करके देगी, और यही हम आगे जाके यूज करेंगे। सर जो इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी है, सर इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी सर वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसको हमको एक्टिव इंटरेक्शन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। द इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर एन एक्टिव इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर हमको जो है जो भी इनपुट हम बना रहे हैं, हमको वो आउटपुट सप्लाई करके देना है एनवायरनमेंट में, और ये अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके
चलनी है, तभी हम ग्रो करेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे। अब फ्रेमवर्क समझो, फ्रेमवर्क समझो इन्वायरमेंट का। सर सबसे पहले क्या होता है, सर सबसे पहले तो हम छत पर चले जाते हैं, सब छत पे चले जाते हैं मतलब सर सबसे पहले तो हम इनिशियल व्यू लेते हैं क्या चल रहा है करके। अच्छा जियो ने ये वाली पॉलिसी निकाली है, अच्छा गवर्नमेंट का ये नया नियम आया है, ओ हो टैक्स रेट बढ़ गई है, अच्छा कस्टमर को ये पसंद आ रहा है आजकल, ठीक है। ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनिशियल व्यू लूंगा किसका सर, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, कहाँ क्या चल रहा है। सर सेकेंडली क्या करूंगा, मैं ऑडिट करूंगा, ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ओके इसकी वजह से ये चेंज आया था, कस्टमर को इसलिए ये पसंद आ रहा है, ठीक है। फिर सर मैं डेवलपमेंट करूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और द फाइनल स्टेप क्या लूंगा, मैं फोकस हो जाऊंगा, एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन करूंगा कि अब मेरे को ये स्ट्रेटजी अपनानी है, अब मेरे को ये काम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मैंने छत पे चले गया, इनिशियल व्यू लिया। सेकंड मैंने ऑडिट किया क्या क्या चल रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे, ओके ओके ये इंपैक्ट कर रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। फाइनल क्या किया, मैंने फोकस किया, एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन लिया। बात समझ में आ रही है, ये रियलिटी बाइट है कि यार पेप्सी के आसपास क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है। सर रिलीजियस ग्रुप्स बोलते हैं भैया मत पियो, हेल्थ, पैकेजिंग, स्कीम, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपल सी चीजें तुम कर लोगे, मेरे को सब पता है। व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस, सर हम क्यों करें, आखिर करें क्यों, मेरे को बताओ, आज मेरे को बताओ, मैं करूं तो करूं क्यों, एनवायरमेंटल एनालिसिस करूं क्यों। ये तुम्हारे जो है एग्जाम में 7 नंबर का आएगा इसके पढ़ने, अरे नहीं सर वो पता है क्यों करूं सर, सर इसलिए करूं क्योंकि मेरे को सर मेरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, मेरे को बिजनेस करना है, अच्छे से बिजनेस करना है सर, मेरे को ना अपॉर्चुनिटीज को एंटिसिपेट करना है, मेरे को स्ट्रेटेजीज बनानी है सर, मेरे को थ्रेट को प्रिवेंट करना है, मेरे को ऐसा बनना है कि मैं बिजनेस से आउट ना हूं। आखिर मैं क्यों खरूं सर, सबसे पहला है तो आपको करंट एंड पोटेंशियल चेंज को पता करने में मदद मिलती है, दूसरा आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने में मदद मिलती है, और तीसरा सर आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अच्छे से आइडियाज को इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलपमेंट दिलाने में मदद मिलती है। सर किसकी वजह से, सर इन्वायरमेंटल एनालिसिस की वजह से। सर सिंपल सिंपल चीजें अगर आप ध्यान रखोगे एकदम तो आपका एमसीक्यू वगैरह सब कुछ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किसको बोलते हैं सर, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं सर ऐसे करके, सर सब कुछ स्कैन करना, ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजन देखना, सब कुछ स्कैन करना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या थ्रेट्स आ रहा है, इसको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। ऐसे एंटीना ऊपर हो जाना चाहिए। ऑडिट में पता है क्या बोलते हैं, ऑडिट में इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऐसा एंटीना तरीके हमको देखनी है, थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ऐसे सिग्नल ऑन हो जाने चाहिए तुम्हारे। सर अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आती है सर, इंपॉर्टेंट क्या क्या आती है सर, 4 चीजें इंपॉर्टेंट आती है सर, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज और एक्सपेक्टेशन। जब हमने ऐसे एंटीना ऊपर किए ना तो हमको पता चला कि सबसे पहला तो इवेंट, सर इवेंट मतलब, सर इवेंट मतलब दिवाली, सर इवेंट मतलब दिवाली आ गई रे, दिवाली आ गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, इवेंट मतलब दिवाली आ गई। सर बहुत सारी चीजों की दिवाली आ गई। अब ट्रेंड क्या होगा सर, ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड ये होगा कि लोग बाग है ना से बड़े से अच्छे से कुर्ते पजामे में फोटो खिंचाएंगे और मस्त वो जो है दिवाली वाले ऐसे फटाके वगैरह फोड़ेंगे और जो है पूजा वगैरह करेंगे और एकदम ऐसा रंगारंग कार्यक्रम होगा। ऐसे जो दिवाली के जो है बड़े बड़े रील्स वगैरह निकलेंगे, मतलब दिवाली से क्या होगा सर, ट्रेंड आएगा। ट्रेंड किस चीज का आएगा, नए नए कपड़े पहनने का और अच्छे। सर इस ट्रेंड की वजह से सर कुछ इश्यूज भी आएंगे। सर इश्यूज क्या आएंगे, इश्यूज क्या आएंगे सर, इश्यूज क्या आएंगे, सर हमको पता होना चाहिए कि यार इस ट्रेंड की वजह से क्या क्या चीजें नई डिमांड में आने वाली है। पुराने वाले जो क्लोथ्स के पैटर्न है वो आउट हो जाएंगे शायद, हो सकता है लोग इस बार कुछ नया चेंज करके कपड़े पहनने लगे, हो सकता है इस बार लोग, हो सकता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ गई है, पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो भैया फटाके बना फोड़े ही नहीं, ठीक है। एक फटाके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हो सकता है कि इस बार फटाके तो फुटने ही नहीं है, तो हमको जो है इस बार कम जो है प्रोड्यूस करना है, ये इशू हो सकता है। सर इशू की वजह से सर क्या होगा, इशू की वजह से एक्सपेक्टेशंस आएगी। एक्सपेक्टेशंस क्या, एक्सपेक्टेशन ये आएगी कि अगर फटाके फुटने ही नहीं वाले हैं, फटाके फुटने ही नहीं वाले तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। या फिर अच्छा नया पैटर्न आने वाला है कपड़ों का पहनने का, तो नए कपड़े हमको बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही, सबसे पहले इवेंट आएगा सर, इवेंट मतलब दिवाली आ गई। ट्रेंड मतलब वो जो जेठालाल का जो आ जाता है ना कि हैप्पी दिवाली, हो सकता है वो लोगों के स्टेटस पे चढ़ने लगे। सर इश्यूज क्या होगा इसकी वजह से, सर अलग अलग जो है लोग देखने पड़े, समझने पड़ेंगे कि यार इस इवेंट ट्रेंड की वजह से हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है लोग जो है वो काम करने लगे और एक्सपेक्टेशंस फॉर उस एक्सपेक्टेशंस सर उस इश्यूज की वजह से डिमांड क्रिएट होगी। हर चीज इंटरलिंकिंग है, बात तुमको अच्छे से समझ में आएगी। अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको रटना पड़ेगा, किसी भी हालत में रटना पड़ेगा। रटने का मेरा मतलब है समझना अच्छे से पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं। इस पर्टिकुलर चार्ट ने पूरे के पूरे चैप्टर को हमको समराइज करके दिया, ऐसे गुच्छा बना के दिया कि भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले सर बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसके दो कैटेगरी होती है, उसकी दो कैटेगरी होती है सर, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। क्या होती है सर, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है सर, इंटर मतलब हम अंदर के अंदर सारी चीजें, इंटरनल मतलब हमारी अंदर के अंदर सारी चीजें, इंटरनल मतलब हमारी अंदर के अंदर सारी चीजें, मतलब वैल्यू सिस्टम, मिशन,
ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किसका मैनेजर है। कॉर्पोरेट कल्चर, कैसा कल्चर है सर, बहुत बॉसी बॉसी है या फिर एक दूसरे के साथ सुनते हैं या फिर बहुत ऑटोनॉमी है, बहुत हिरार्कियल है। सर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, काम कैसे कर रहे हैं, सब जो है इलिटरेट है, काम ठीक से आता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं हो रही। क्या लेबर के यूनियंस वगैरह बने हुए हैं, सब यूनाइटेड है कि नहीं है एम्प्लॉय वगैरह। सर फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, मतलब आंतरिक शक्ति कितनी हमारी मजबूत है। ये सब किसमें आता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। ये सब अंदर की बात है, सब अंदर की बात है, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सर एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब एक्सटर्नल में दो चीजें आ जाएगी सर, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा हिस्सा, माइक्रो मतलब छोटा हिस्सा, मतलब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, इंटरनल, ठीक है। इसके थोड़ा सा आसपास, थोड़ा सा आसपास क्या होगा सर, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा सर, मैक्रो ये होगा, ये बाहर का बाहर सर, मैक्रो ये होगा सर, ये मैक्रो, ये मैक्रो होगा, मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बात समझ में आई? तुमको समझ में आया नहीं आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हमारी दो चीजें होगी सर, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। सर माइक्रो में कौन कौन आएगा सर, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएरीज, ये सब कौन आएगा सर, माइक्रो। मतलब ये हमारे आसपास है एकदम, ये आसपास है ना, इन लोगों से हम डील कर रहे हैं, रोज के रोज डील कर रहे हैं भाई। कौन कौन डील कर रहे हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं सर, कस्टमर से डील कर रहे हैं सर, कॉम्पिटिटर से डील कर रहे हैं, मार्केट से, सप्लायर से, इंटरमीडिएरी से डील कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं सर, हम सब माइक्रो इन्वायरमेंट में, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डील कर रहे हैं। और मैक्रो में सर बाकी पूरे हद तक गवर्नमेंट एज ऑन सर, इकोनॉमिक क्या चीजें चल रही है, पॉलिटिकल लीगल क्या चीजें, टेक्नोलॉजिकल वाइज क्या चीजें चल रही, ग्लोबल सोशो कल्चर डेमो, बड़ी बड़ी चीजें है ना भाई, मैक्रो मतलब बड़ी। सर जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है ना सर, जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है ना, जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, वो हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है कि यार हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, क्या हमने प्रोडक्ट्स वगैरह पसंद आ रहे नहीं आ रहे, हम सप्लायर से डिस्काउंट मांग रहे नहीं मांग रहे, हम जो है मार्केट को खुश कर रहे नहीं कर रहे। ये स्ट्रेंथ हो सकती है, तुम्हारी वीकनेस हो सकती है कि यार एक पर्टिकुलर हिस्सा कस्टमर का हमसे नाराज रहता है, वो वाला सप्लायर हमको सप्लाई नहीं करता है, हमारा इंटरमीडिएरी जो है कमजोर है, हमारा मार्केट इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है। ये सारे आपके वीकनेस हो सकते हैं सर। मैक्रो इन्वायरमेंट हमको जो देता है, ये इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, इसको प्यार से पैसल भी बोलते हैं सर। पैसल सर, स्पेशल बोल रहे हो कि पैसल बोल रहे हो सर, पैसल बोल रहा हूँ सर। पैसल मतलब पी फॉर पॉलिटिकल लीगल सर, ई फॉर पॉलिटिकल लीगल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशियो कल्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर वापस शायद इकोनॉमिक होगा। बात समझ में आ रही है? पैसल इन्वायरमेंट, पैसल इन्वायरमेंट ये होता है हमारा मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमको क्या देता है सर, अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर गवर्नमेंट ने कल से जो है बोल दिया कि हमारी पेट्रोल की प्राइस जो है कम होगी, हमारी पेट्रोल की प्राइस कम होगी, तो बहुत सारे जो कार के जो डीलर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि यार चलो कार की जो है पेट्रोल की प्राइस जो है कम हो रही है, तो हमको जो है कार हम जो है बढ़ा सकते हैं। थ्रेड्स भी दे सकती है गवर्नमेंट। कल से बोल दे कि भैया यार ये पर्टिकुलर एरिया में जो है गाड़ियां नहीं चलेगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया के डीलर्स जो होंगे उनके लिए थ्रेट हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है, मैक्रो गवर्नमेंट से आ रहा है। बात समझ में आ रही? चाइना एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, कहां से आ रहा है, मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बात समझ में आई? क्या तुमको ये ग्राफ एकदम पल्ले से पड़ा अच्छे से, एक बार इसको देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो, बोलो सर यस यस यस, देख लिया है। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। अब देखो इस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाद अपन जाते हैं, तो सबसे पहले अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है सर, इंटरनल तो तुमको पता है, मैंने समझा दिया, ऊपर सारी चीजें बता दी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबसे पहले क्या, मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो आएगा, माइक्रो और मैक्रो आएगा सर। बिजनेस जो होता है डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम सर, सारी चीजें इंटरलिंकिंग है, आर बार सब कुछ इंटरलिंकिंग, हमको सोचना समझना बहुत जरूरी पड़ता है। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होती है सर, स्ट्रेंथ होती है इनहेरेंट कैपेसिटी सर, स्ट्रेंथ होती है अपनी इनहेरेंट कैपेसिटी सर, स्ट्रेंथ होती है इनहेरेंट कैपेसिटी, जो कि हमको कुछ चीजें करने में जो है हेल्प करती है। सर वीकनेस क्या होती है, हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन, अंदर के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन, जो हमको पता है कांस्टेंट हमको रोकेगी, हमको रोकेगी। सर अपॉर्चुनिटी क्या होती है सर, फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन जो कि हम जो है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। सर हमारे लिए है कि यार हमारा बिजनेस जो है बढ़ा सकते हैं हमारे अपॉर्चुनिटीज की वजह से। बात समझ में आ रही है? सर थ्रेट क्या होता है सर, थ्रेट होता है सर, थ्रेट होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन जो कि हमको रिस्क दे सकते हैं, हमको डैमेज कर सकते हैं, हमको बिजनेस के बाहर कर सकती है, हमारे कस्टमर जा सकते हैं। तो चार चीजें हुई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। देखो डिटेल में अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं बात करना चाहूँ ना तुमसे, मैं 2 घंटे इसी चीज पर बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बाद में रिवाइज करो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट
सर इंपॉर्टेंट चीजें जो है आनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ क्या है सर? इनहेरेंट कैपेसिटी। सर स्ट्रेंथ क्या है सर? इनहेरेंट कैपेसिटी। सर वीकनेस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी क्या है सर? फेवरेबल कंडीशन। थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। याद रखना, स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन, थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन। बात समझ में आ रही है? स्पॉट। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते चलते सर स्वॉट मतलब, सर सबसे पहले हम स्ट्रेंथ से क्या करेंगे? यूज करेंगे अपनी स्ट्रेंथ, ताकि हम मिनिमाइज कर पाए अपनी वीकनेस और कैपिटलाइज कर पाए अपने अपॉर्चुनिटीज को, ताकि न्यूट्रलाइज कर पाए थ्रेट्स। क्या होता है सर? SVWOT। स्ट्रेंथ को यूज करके वीकनेस को मिनिमाइज करना है और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। क्या करेंगे सर? स्वॉट। ठीक है, अब मैक्रो और माइक्रो पर आ जाओ सर। मैक्रो मैक्रो और माइक्रो मैंने ऊपर ही समझा दिया, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब माइक्रो में क्या क्या था? कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स। ये तुमको मैंने ऊपर बताया था। कस्टमर मतलब जो हमको पैसा देता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओनर्स, बीओडी, एम्प्लॉइज वगैरह, मार्केट मतलब जिस मार्केट में आप जो है काम कर रहे हो, इंटरमीडिएट मतलब जो ब्रिज बनाता है मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में, कॉम्पिटिटर मतलब जो कॉम्पिटिशन वगैरह देगा जियो वगैरह के लिए, एयरटेल वगैरह, सप्लायर्स मतलब जो आपको सप्लाई करने वाले, माल वगैरह बेचने वाले, ये आपका माइक्रो आ जाएगा सर। मैक्रो मतलब, माइक्रो ये आ जाएगा माइक्रो, इसके अलावा ये आएगा मैक्रो। यहाँ पर गलत लिखा है। मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होगा सर? मैक्रो मतलब डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल। ये सब कहां पे आएंगे सर? ये सब गवर्नमेंट लेवल पर हमको जो है इंपैक्ट करने वाले। सर अब माइक्रो में इनका अलग अलग जो ये चीजें चलेगी सर। माइक्रो को सर हम टास्क एनवायरमेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज टास्क एनवायरमेंट, एमसीक्यू अलर्ट। माइक्रो को हम क्या बोलते हैं सर? टास्क एनवायरमेंट बोलते हैं सर। मैक्रो एनवायरमेंट अफेक्ट बिजनेस इन लॉन्ग रन। सर क्या अफेक्ट करता है लॉन्ग रन में? सर मैक्रो एनवायरमेंट करता है। माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस नोटिस इमीडिएटली। माइक्रो के चेंजेस उसी वक्त तुमको दिख जाएंगे, माइक्रो के चेंजेस तुमको उसी वक्त दिख जाएंगे। अब अलग अलग चीजें हमने बात करी थी माइक्रो में। सबसे पहला था कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो पैसा देता है। कस्टमर वो होता है हु इज अल्टीमेटली कंज्यूम्स और यूजेस द प्रोडक्ट। सर यहां पर कस्टमर मतलब आपके पापा, कस्टमर मतलब आपके पापा जिन्होंने आपकी ये फीस भरी हुई है। और कंज्यूमर मतलब सर, कंज्यूमर मतलब सर आप, यू। पापा ने साइकिल दिलाई, आपने चलाई। कस्टमर मतलब जो पैसा खर्च करता है, कंज्यूमर मतलब जो उसको लेता है। एमसीक्यू अलर्ट। कॉम्पिटिटर मतलब सर, कॉम्पिटिटर मतलब सब हमारे आसपास। सर कॉम्पिटिशन डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। सर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या हुआ? सर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या हुआ? एग्जांपल दो ना सर इसका। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब जो डायरेक्टली हमारे सेम बिजनेसमैन दे सकता है, जो डायरेक्टली हमको सेम प्रोडक्ट में दे सकता है, हमको डायरेक्टली। जैसे इंडियन शैम्पू सेशे मार्केट के लिए देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स हु आर कॉम्पिटिंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। इंडियन सेशो के लिए बहुत अलग अलग जो तेल मार्केट में बिकते हैं। बात समझ में आ रही? एट द सेम टाइम कंपटीशन कैन आल्सो बी इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन बिटवीन अ हॉलिडे रिसोर्ट एंड अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अवेलेबल अ डिस्क्रिशनरी और स्पेंडेबल इनकम ऑफ कस्टमर्स इन एन इनडायरेक्ट कंपटीशन। मतलब क्या सर? अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, तो वो अच्छी कोई महंगी चीज पर खर्च करेंगे। अब कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है? हॉलिडे रिसोर्ट या फिर कार। इंसान या तो कार खरीद पाएगा या फिर मस्त फॉरेन ट्रिप करके आ जाएगा। मतलब एक बड़ा अमाउंट लगेगा इन दोनों चीजों में। ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है, दोनों अलग अलग बिजनेस में, दोनों अलग अलग बिजनेस में, लेकिन जो है कंपटीशन तो पड़ रहा है। कंपटीशन तो पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये होता है इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी आसपास की जो चीजें हैं। माइक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस की बात करें, नथिंग इंपॉर्टेंट इज सेल्फ एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटसेल्फ। सर पोगो क्या बोलता है? वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। हमारा दुश्मन हमको मिल गया और वो हम खुद हैं। हमारा दुश्मन हमको मिल गया और वो हम खुद है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ओनर्स हैं, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज है, टॉप लेवल पर जो लोग हैं, या फिर जो हमारे अंदर काम कर रही है, सब किस में आएंगे सर? ये हमारे किस में आएंगे? ये सब काम में आएंगे किसमें? ये हमारे काम में आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल में नहीं आ रहा है, इंटरनल में नहीं आ रहा है। ओहो ओहो, ये किसमें आ रहा है? माइक्रो, माइक्रो में आ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यू आ जाए तो ध्यान रखना। ये देखो, ये देखो, एकदम तुम्हारे भेजे में जानी चाहिए ये चीज। ये चार्ट इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये माइक्रो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। ये माइक्रो में है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये देखो। और इधर जो है वैल्यू सिस्टम वगैरह आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन इधर नहीं है। एमसीक्यू में याद रखना, मैं तुमको बता रहा हूँ गलतियां कहां कर सकते हो तुम। माइक्रो इन्वायरमेंट में, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपना ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। ठीक है, उसमें ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज वगैरह आ रहे हैं। मार्केट क्या होता है सर? मार्केट मतलब जहां पर आप डील करो। मार्केट भी इंटरनल नहीं आ रहा है, मार्केट भी माइक्रो है, जहां पर आप जो है चीजें सप्लाई कर रहे हो। सप्लायर्स कौन है? सप्लायर्स वो हैं जो कि हमको जो है चीजें जो है बेचने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आउटसोर्सिंग या फिर इन हाउस प्रोडक्शन में डिफरेंस है। आउटसोर्सिंग मतलब हमने अपना माल और किसी से बुलवा लिया, हमने अपना माल और किसी से बुलवा लिया। और इन हाउस मतलब हमने घर में घर का घर में बनाया। आउटसोर्सिंग मतलब हमने किसी से बुलवा लिया। और इन हाउस मतलब हमने घर का घर में बनाया। जैसे पार्ले जी, पार्ले जी का सर मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? सर और कोई सी कंपनी कर रही है। देखो मैन्युफैक्चर किसने किया? सीएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयल फूड प्रोड्यूसर्स प्रोसेस लिमिटेड, एलवीटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।
मतलब पार्ले जी का सर आउटसोर्सिंग करिए, पार्ले जी ने क्या कर रखी है, आउटसोर्सिंग, मतलब बाहर से माल बुलवा रखा है। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? जो एक प्रोड्यूसर को कस्टमर से मिलवाते हैं। कौन सर? जो प्रोड्यूसर को जो कस्टमर से मिलवाते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएरीज। सर इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? दे बाय प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल रिटेलर्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स। दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, फॉर एग्जांपल बिग बाजार और पेंटालून्स। ये सर कौन होते हैं? सर हमारा माल हम बिग बाजार में लेके पटक देंगे, डीमार्ट में लेकर पटक देंगे, हम जियो मार्ट में लेकर पटक और वहां पर कस्टमर आएंगे ले लेंगे। मतलब ये कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं, ये सब कनेक्टिविटी शो कर रहा है। बात समझ में आई? इंटरमीडिएट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट पर। मैक्रो एनवायरनमेंट पर आ जाओ। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाएगी जो कि बहुत अबव लेवल पर है, ऐसे ऊपर देखेंगे तो दिखेगी। सर कौन? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के लोग, जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, जैसे सर एज चेंज हो रही है लोगों की, सर हाउस होल्ड का पैटर्न चेंज हो रहा है, जोग्राफिकल शिफ्ट हो रही है पॉपुलेशन में, बेटर एजुकेशन, हाईली क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। सर कौन? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एज एन हमारी इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो रही है डेमोग्राफी लेवल पर, इंडिया लेवल पर। एज बढ़ रही है, इनकम वगैरह ऊपर नीचे हो रही है, शिफ्ट हो रहे हैं लोग इधर से उधर, जो है एजुकेशन अच्छा बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। आपको जो है लेना पड़ेगा कि इसको मैन्युफैक्चरिंग में करूं या नहीं करूं। किसमें सर? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को ध्यान रख के मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री? क्या मार्केट साइज इफेक्ट करने वाला है डेमोग्राफिक ट्रेंड? फॉर एग्जांपल आप ओल्ड क्लोथ बनाते थे, मतलब ओल्ड क्लोथ बनाते थे, ओल्ड पीपल के लिए क्लोथ बनाते थे, ओल्ड पीपल के लिए क्लोथ बनाते थे। अब अगर फॉर एग्जांपल ओल्ड पीपल बढ़ने वाले हैं, उनका जो है डिमांड बढ़ने वाला है, तो आपके लिए तो सही है। सर व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट? सर वो जो डेमोग्राफिक जो चेंज आ रहा है वो हमारी कंपनी के लिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट की हमको देखना पड़ेगा। सर जैसे पॉपुलेशन की साइज, सर अगर बर्थ ज्यादा बढ़ने वाले हैं और अगर आपकी जो है कंपनी ऐसी है जो कि जो है जैसे फर्स्ट ट्राई करके कंपनी है, जो कि चिल्ड्रन जो होते हैं, जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए क्लोथ्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग और डिक्लाइज इन टोटल पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी ना कंट्री की। सर इफेक्ट्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेशनल रिसोर्स और फूड सप्लाईज, सर इसकी वजह से भी हमको देखना पड़ेगा कि यार हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पीपल शिफ्ट हो रहे हैं एक रीजन से अनदर रीजन फॉर नॉन मेट्रोपॉलिटन टू मेट्रोपॉलिटन, दे हैव इंपैक्ट ऑन कंपनी स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपका जो बंदा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है, जहां पर सामान नहीं मिल रहा था वहां से हमारा सामान लेने आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ना, पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? अगर आपका जो है चीज आप जो है शहर में बेचते थे, वो मॉल्स वगैरह में आप चीजें रखते थे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी। एथनिक मिक्स, changes in the ethnic makeup of the population and its implication for both for companies, potential customers and workforce। मतलब क्या सर, क्या बोलना चाह रहा है? ये डाइवर्सिटी, अलग अलग जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं, मेल हो गया फीमेल हो गया, क्या वो अलग अलग तरीके से एथनिक तरीके से हमको मिक्स दे रहे, डाइवर्सिटी दे रहे, उसकी वजह से भी सर हमको मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सब लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, तो भी हमारा मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में इंपैक्ट होगा। सर इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आ जाता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या हो जाता है? जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी रीजन और नेशन की क्या है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, सर हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, परचेजिंग पावर क्या है इकोनॉमी के पास, सबके पास सेविंग सर्कुलेशन ऑफ मनी है या नहीं। सर इकोनॉमिक सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज आ जाएगी? सर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या होता है? एमसीक्यू अलर्ट, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? सर जहां पर इकोनॉमी में लॉज और रेगुलेशन जो होते हैं, जो ऑपरेट क्या फ्रीली करते हैं, अपने हिसाब से चलो। Sir, capitalism economy is an economy where the laws and of demand and supply operate freely. The capitalist economy is one which is characterized by private ownership of the means of production, individual decision making. जैसे यूएसए में, यूएसए में क्या होता है? अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई चलने दो, अपने हिसाब से लोग खरीदेंगे, अपने हिसाब से जो है सेल करेंगे, हम नहीं रोकने वाले, प्राइस जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड होगी। सोशलिज्म में मतलब सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ये यूएसए में होता है, ये यूएसए में होता है। सर सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, ओन कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट कंट्रोल कर रहा है, सब हमारे हाथ में है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सब हम देखेंगे, ये चाइना में होता है, सब गवर्नमेंट के हाथ में। और हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया में क्या है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी, थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, थोड़ा बहुत प्राइवेट के हाथ में है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजों की जो है प्राइजेस तय करनी रहेगी वो हम करेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसकी जो है प्राइजेस जो डिसाइड करनी है, पॉलिसीज बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और दूसरी चीजों की सर ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। सर इकोनॉमिक कंडीशन क्या है?
मतलब इन्फ्लेशन क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या चल रहा है। सर इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या पॉलिसी, इंडस्ट्रीज के लिए क्या पॉलिसी चला रहे हैं, फिस्कल पॉलिसीज क्या चल रही है सर, एक्सपेंडिचर टैक्सेशन वगैरह के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या चल रही है, मतलब मनी सप्लाई के लिए क्या पॉलिसीज चल रही है, क्या रेशियोज वगैरह हो जाते हैं अपने, रेपो रेट वगैरह। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या रखनी, कितना अपने को इंपोर्ट करना है, कितना हमको एक्सपोर्ट करना है, ये क्या इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, इससे भी हमारा इंपैक्ट आता है। सर एग्जिम पॉलिसी क्या चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको कैसे क्या करना है, क्या ब्रिज करनी है, क्या कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, कैसे अपने को इंपोर्ट बनाना है। फिर आता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट जो गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, जो गवर्नमेंट लॉज रेगुलेशन बनाए उससे रिलेटेड। थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट के, सबसे पहला है गवर्नमेंट लीगल एंड पॉलिटिकल। गवर्नमेंट मतलब सर जो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, टैक्सेस ड्यूटीज जो क्रिटिकल डिसीजंस ले रही है वो, जैसे मेक इन इंडिया का आया तो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी की बढ़ी। सर लीगल मतलब सर अलग अलग लॉज रेगुलेशंस आएंगे कॉर्पोरेट्स पर, हम जो है लीगली हम हेल्प करने वाले हैं ना। जैसे नया जीएसटी आया, न्यू जीएसटी रिजाइम आई, तो हमको बहुत हद तक जो है इंपैक्ट पड़ा, क्या चीजें चेंज आएगी, सबको बिल्स वगैरह जो है नए बनाने पड़े। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल प्रेशर्स, मतलब आसपास के जो ग्रुप्स है, पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लेते हैं, यूनियंस बना लेते हैं, माइनॉरिटी के लिए पढ़ते हैं, अनशन करने लग जाएंगे लोग, हड़ताल पे आ जाएंगे लोग, जो है आज बैंक बंद करके। तो ये सारे प्रेशर्स जो होते हैं, यूनियंस होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर, ग्रुप्स लेवल पर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, सर इसकी वजह से भी बिजनेस एनवायरमेंट को फर्क पड़ता है। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट मतलब सर जो डेमोग्राफिक्स का बिहेवियर क्या है, पॉपुलेशन चाहती क्या है आखिर, क्या उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसका वैल्यूज क्या है। सर सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इम्पैक्ट द सोशल एटीट्यूड्स एंड कल्चरल वैल्यूज व्हिच इज बियरिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आखिर इंसान सोचता क्या है, क्या करप्शन चल रहा है इकोनॉमी में, क्या लाइफस्टाइल पैटर्न्स चल रहे हैं, क्या फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, वुमेन की क्या सोसाइटी में अहमियत है, एजुकेशन लेवल क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, ये सब क्या इंपैक्ट करेंगे, ये सब भी हमको क्या इंपैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे सर, बिल्कुल बिजनेस एनवायरमेंट को इंपैक्ट करेंगे। ये किस में आएंगे सर, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आएंगे, और किस लेवल पर आएंगे, मैक्रो में। ध्यान रखना मैं बार बार तुमको मैक्रो पर ले जा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें समझो सर, इंपॉर्टेंट चीजें समझो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में, टेक्नोलॉजी वाइज भी जो है, टेक्नोलॉजी वाइज भी है हमारा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट इंपैक्ट करता है। कि आज की तारीख में अगर जियो ने काफी हद तक इंपैक्ट कर रखा है हमारे इन्वायरमेंट को, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, नई नई टेक्निक आ रही है। देखो बिजनेस को जो है सारी चीजें इंपैक्ट करती है, टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आर एंड डी पर चीजें खर्च होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, डिक्लाइन होंगे प्रोडक्ट्स, कुछ की चीजें बढ़ेगी, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, सर जॉब्स वगैरह मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलेगा। ये सब किसको इंपैक्ट कर रहे हैं, ये सब इंपैक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे बिजनेस को। तो हमको जो है ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी सर दोनों चीजें कर सकती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, आपके लिए थ्रेट भी बननी है। तो ये आप सोचो कि क्या आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, क्या उस आने वाली दुविधा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी जो है इंपैक्ट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब ग्लोबली लेवल पर क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग चीजें क्या कर रही है। देखो सर हमारी अकाउंटेबिलिटी कैसी चल रही है, टेररिज्म बढ़ रहा है कि नहीं, वर्ल्ड श्रिंक हो रहा है क्या, टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, फ्री ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, कल्चर क्या चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पर, इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट कर रही है क्या, इक्वालिटी इनइक्वालिटी कैसी है सर, कम्युनिकेशन कैसा है, क्या हमने जो है संबंध बनाने बंद कर दिया सर, ब्रांड्स कैसे आ रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे नहीं कर रहे, ग्रोथ कैसी कर रही है पूरा वर्ल्ड, पावर्टी है क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पर, मोनोपोली पावर तो नहीं कर रहा यूएसए, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पर हम सब सोच रहे हैं सर, ग्लोबल लेवल पर सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही। सर पैसा एनालिसिस मैंने शुरू में ही बोल दिया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ये सब हमको कहां इंपैक्ट करेंगे सर, ये कब इंपैक्ट करेंगे, मैक्रो में, मैक्रो में, एक्सटर्नल, मैक्रो में एक्सटर्नल, मैक्रो में एक्सटर्नल। पॉलिटिकल सर पॉलिटिकल प्रेशर्स हो गए, ग्रुप्स वगैरह हो गए, टेक्नोलॉजिकल मतलब सर टेक्निक टेक्नोलॉजी मैंने बात कर ली, इकोनॉमिक मतलब सर डिस्पोजेबल इनकम वगैरह, सोशल मतलब ट्रेडिशंस लोगों की सोच, लीगल मतलब बिजनेस लॉस कॉर्पोरेट लॉस, एनवायरमेंटल मतलब सर हजार्ड्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना, ग्रीन इंडिया के बारे में सोचना। बात समझ में आ रही है, अलग अलग चीजें सर। की फैक्टर्स क्या है पॉलिटिकल के लिए, एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, पॉलिटिकल प्रेशर कितना पड़ रहा है हमको, इकोनॉमिक मतलब सर हमारे रेट्स क्या बोल रहे हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या बोल रहा है, हमारा इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है, सोशियो मतलब सर कंपनी के प्रोडक्ट क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसे डिमांड हो रही है, आसपास के लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक, लीगल मतलब हमारे लीगल लॉस, और एनवायरमेंटल मतलब अपना सब कुछ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने मार्क करवा रखा है पैसल में। पॉलिटिकल में ध्यान रखना क्या आएगा, करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसीज किसमें आएगा, पॉलिटिकल में। रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेसेस किसमें आएगा सर, पॉलिटिकल में। इकोनॉमिक में स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएगा, कस्टमर के एंड यूजर्स आएंगे सर, स्ट्रेंथ आएगी कंज्यूमर स्पेंडिंग किसमें सर, इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक में जीडीपी वगैरह वाले केस में। सर सोशल में आएगी ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजिकल इमेज क्या है, टेक्नोलॉजिकल वाइज में सर मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी क्या है। ये मैंने अलग वाले मार्क करवा रखे कि तुम आखिरी दिन कंफ्यूज ना हो, बाकी तो तुमको सब याद रहेगा, ये मैंने मार्क करवा रखे, इसको अलग से लिख लेना कि अगर एमसीक्यू में आया तो तुमको ध्यान रहे यार इसको में पॉलिटिकल टिक करना है, इसमें सर मेरे को टेक्नोलॉजिकल टिक करना है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। सर लॉ लीगल में सर
रीजनल लेजिस्लेशन भी आएगा, रीजनल लेजिस्लेशन भी आएगा। सर अब हमने जो है पूरा एनवायरमेंट देख लिया, हमने समझ लिया क्या है एक्सटर्नल क्या है इंटरनल। अब हमको देखना है इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इंटरनली रिस्पॉन्स करोगे। इंटरनली कैसे रिस्पॉन्स करोगे सर? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रिस्पॉन्स करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसोगे, उसका मिशन स्टेटमेंट देखोगे, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज बजट्स देखोगे, और उसको अंदर के अंदर प्रोएक्टिव या फिर रिएक्टिव जो है उस पर चेंज करने वाले हो, और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के निकलोगे। मतलब सर कैसे बिजनेस काम कर सकता है, कैसे चीजें चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं। हमने इंटरनली खुद को बोला कि चल उठ अब कुछ करके दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। सर कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स मतलब क्या? सर कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट टिपिकली आर एसोसिएटेड विद फॉर प्रॉफिट फर्म्स बट नॉट ओनली अप्लाई बट कैन आल्सो अप्लाई फॉर नॉन प्रॉफिट। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। Such actions seek to enhance the organization performance by establishing a competitive advantage over its rival। मतलब अब हमको जो है हावी होना है अपने कंपटीशन पर। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैंने अंदर का अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया। कॉम्पिटिटिव मतलब अब मुझे हावी होना है अपने कंपटीशन पर। हमको हावी होना है कंपटीशन पर। सर इसका एग्जांपल देखिए, एप्पल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कस्टमर को लॉयल्टी देते हैं, which is competitive advantage. Hence, Apple is able to fight off changes in the environment very smoothly. उसने क्या किया सर? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स दिया। हमको अब ऐसा बनना है कि सामने वाले को खा जाना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है सर? कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है cope with the problems of environmental dependence and uncertainty through increased coordination with other organization। हम सब साथ हैं। अब हम दूसरों से लड़ना नहीं है, हमको सबको साथ में सारी इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स को खड़ा होना पड़ेगा। हमको अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। हमको जो प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट से प्रेशर आ रहा है, तो हम सबको जो है हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। हमको कोई नई स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। कोऑप्टिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर से काम करना पड़ेगा। व्हेन टू और मोर business come together to benefit from each other's advantage, it comes at collective response। एमसीक्यू अलर्ट, ये ध्यान रखना। जब दो से ज्यादा बिजनेस सब एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं हम लड़ेंगे करके, हम लड़ेंगे, बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं सर हम क्या बोलते हैं सर? कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब आता है होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। एक तो अपना टॉप वाला ए वाला कौन सा था? ये वाला कौन सा था? इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब कौन सा आ रहा है सर? होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? बिजनेस सर एफर्ट्स लेता है अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की और थ्रेट्स को ओवरकम करने की। होलिस्टिक स्ट्रेटेजी कवर द एसेंस ऑफ बिजनेस एज अ होल अनलाइक इंटरनल स्ट्रेटेजीज which aim at changing or adapting from within। In holistic approach, the business needs to look to an organization wide setup with an ample understanding of competitors and all other environment factors, macro micro। अब सर हम बड़े विशाल हो गए, अब हम सब कुछ देखेंगे कि क्या दिक्कत आ सकती, क्या नहीं आ सकती, मैक्रो लेवल पर क्या हो रहा है, माइक्रो लेवल पर क्या हो रहा है, क्या हमको इंपैक्ट कर सकता है, क्या हमको इंपैक्ट नहीं कर सकता। अब क्या क्या हमें अप्रोच बनाएंगे सर हम? सबसे पहले लीस्ट रेजिस्टेंस। अरे जो चल रहा है चलने देना, पैसिव अप्रोच है, कुछ एम्बिशन नहीं है, हम क्या ही कर लेंगे, नोकिया ठीक है यार, हम नहीं बदलने वाले, हम लीस्ट रेजिस्टेंस है। सर प्रोसीड विद क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अभी कुछ दिक्कत आ रही है भैया, गवर्नमेंट ने कुछ नया डिसीजन दिया है और उसकी वजह से अपना बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। अब हमको थोड़ा सा समझदारी से काम करना है, इंटेलिजेंटली इंटरेस्ट शो करना है, मॉनिटर करना है क्या क्या चेंजेस आए, उसको एनालाइज करना है, अपने गोल सेट करना है, असेसमेंट करना है, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ना है, समझना है, और जो है अपने को जो है स्ट्रेटेजी बनानी। जैसे सर सर एयरटेल ने क्या किया? धीरे धीरे बढ़ा और जियो को तोड़ा। धीरे धीरे बढ़ा और जियो को तोड़ा। प्रोसीड विद क्वेश्चन, डरा नहीं। डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब सर आप तो हेड डालेंगे, रिकॉर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्सेस पार्शियली मैनेजेबल एंड कंट्रोल बाय डायरेक्शन। हम यूं सोचेंगे कि भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चीज है, मैं तो तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, मेरे को छोड़ दे। डायनेमिक रिस्पॉन्स सर, दे नॉट merely recognize and ward of thoughts, they convert threat into opportunities। वो ये नहीं सोचते कि यार ये मेरे को थ्रेट दे सकती है, वो बोलते हैं अच्छा थ्रेट क्या दे रही है, मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। आलतू बलालतू, आए बला को टालतू, ऐसा बोलते हैं सर कौन? डायनेमिक। डायनेमिक रिस्पॉन्स करते हैं मतलब हम नहीं देखने वाले, हम तो सर कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को देखेंगे और सारी अनसर्टेनिटीज से लड़ेंगे। कौन आता है सर? रिलायंस जियो सर, जिसने डिसरप्ट कर दिया पूरे मार्केट को। और यहीं पर सर हमने भी डिसरप्ट कर दिया बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर को विद आर जोश जुनून। विद इन आवर, विद इन 1 घंटे से भी कम हमने जो है पूरा टाइम लिया और अपने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया। कैसा है जोश मेरे दोस्त? कैसा है दोस्त मेरे दोस्त? कैसा है जोश? जल्दी बताओ। मजा आया नहीं आया? बहुत शानदार मेरे दोस्तों। इसी अंदाज, इसी एनर्जी के साथ अगर हमने पढ़ाई करी
तो बहुत जल्दी सर हम जो है पीसीके को भी तबाह कर देंगे। बस यही बार-बार अब पढ़ते जाना है और रिवाइज करते जाना है। अब तुम्हारे लिए बीसीके भी वन शॉट रेडी हो रहा है। इसको ही बार-बार पढ़ते जाओ। अभी अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, सोचो कितनी बार देख लोगे तुम, कितनी बार अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, नहीं? ठीक है? अब जो है फटाफट अपन एमसीक्यू देख लें एक बार। बताओ, बताओ। एक बार एमसीक्यू देख ले दोस्त, बिल्कुल देख लेते हैं सर, इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। सर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सर हम ग्रुप करते हैं सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, ये एमसीक्यू आता है। क्या ट्रेंड मतलब क्या होता है? सर सिमिलर इवेंट्स को हम ग्रुप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद इंपॉर्टेंट पर आओ। सर थ्रेट किसको बोलते हैं? थ्रेट होता है अनफेवरेबल कंडीशन जो कि हमको रिस्क दे सकता है, डैमेज कर सकता है गवर्नमेंट को। ये इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला, ठीक है? फिर आओ सिक्स्थ वाले पे। हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट? सेंट्रल पोजीशन किसकी होती है? सेंट्रल पोजीशन किसकी होती है? सब कंज्यूमर की। अगर बच्चा जिद करेगा दुकान पे जाके, अगर बच्चा जिद करेगा पापा पापा दिला दो ना, मेरे को साइकिल दिला दो ना, तो पापा को सोचना आज नहीं तो एक साल बाद दिला ही देंगे। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट? सर किस एलिमेंट की सर प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है सर मार्केट की? सर अगर कस्टमर लोगों को जो है कम दाम में बेचा, जियो के केस में देख लो, मार्केट की जो है सबसे ज्यादा जो होती है ना प्राइस सेंसिटिव होती है ना, भैया छोटा सा प्राइस चेंज किया लोग बाग टूट पड़ेंगे। डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री? कौन अपनी बार्गेनिंग पावर से पूरा का पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर इंपैक्ट कर देता है? सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? कौन अपने बार्गेनिंग पावर से पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी से। इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स, कंज्यूमर या फिर गवर्नमेंट? सर अपना जो सप्लायर है पूरा का पूरा सर, पूरा का पूरा अपनी बार्गेनिंग पावर से कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की बात चल रही है, इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, environmental which is close to business and affect its capacity to work is known as? सर इन्वायरमेंटल जो कि बिजनेस के बहुत क्लोज चलता है और उसकी कैपेसिटी को इंपैक्ट कर सकता है, इसका आंसर आएगा माइक्रो। सर वो हमारे बिजनेस के बहुत क्लोज रहता है ना, इंटरनल नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आएगा आंसर माइक्रो। सर सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करो ना आज का बिजनेस, सर चेंज। सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया मैंने आज का बिजनेस क्या है, चेंज। फिर इंपॉर्टेंट देखो, डैश इज द प्रोसेस बाय रिलेवेंट एनवायरनमेंट को देखना, आइडेंटिफाई करना। सर इसका तो आंसर हमको पता था, स्कैनिंग। सर यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी हमने जो है स्ट्रेटजी यूज करी। हमने क्या किया, मॉनिटर किए सारे चेंजेस, हमने इंपैक्ट देखा, अपने गोल्स पर क्या आ रहा है, एक्टिविटीज ट्रांसलेट किया और सर्वाइवल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए हमने लड़ा। सर्वाइवल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए हमने लड़ा। सर क्या आएगा, प्रोसीड विद क्वेश्चन, लीस्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक या फिर स्टैटिक रिस्पॉन्स? आंसर इज, सर आंसर क्या आएगा? सर प्रोसीड विद क्वेश्चन, लीस्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक रिस्पॉन्स या फिर स्टैटिक रिस्पॉन्स? सर हमने जो है सारी चीजें देखी, समझा और आगे काम किया, समझा और आगे काम किया। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट? सर कौन पार्ट नहीं है? सर सब पार्ट है, मार्केट एंड ट्रेंड्स भी पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग भी पार्ट है, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट भी पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरमेंट का कौन पार्ट नहीं है? सर कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न, कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न। मैंने तुमको बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला चार्ट। हाँ। What is the kind of response to which business should make efforts to exploit the opportunity and reduce the threat? मैंने बोला था ना, फुट डालेगा तोड़ डालेगा, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। फुट डालेगा तोड़ डालेगा। सर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? सर सिंपल गोल मेकिंग, पैसिव अप्रोच कर लेंगे सर, लेकिन डायनेमिक वाला तो खतरनाक होता है, या तो प्रोसीड विद क्वेश्चन या फिर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वाला व्यक्ति होता है। 19 19 वाला भी टिक कर लेना। Question number 20. Perceiving the needs of external environment and catering to them, satisfying the expectation and demand of clientele. क्या बोलते हैं सर इसको? सर मैंने इसको मार्क करवाया था। इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सर हम सबसे पहले नीड्स देखेंगे और इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनको सेटिस्फाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर? इंटरेक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम इंटरेक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 22. Dash response not merely recognize and wards the threats but also convert threat into opportunities. याद आ रहा है? डायनेमिक, फोर्थ डालूंगा तो डालूंगा। सर बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट टू द एनवायरमेंट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। क्या होगा सर? मॉनिटर करना पड़ेगा और अडेप्ट करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा एंड अडेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। सर स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? सर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मार गिराएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 20 पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? सर आपको जो है बिजनेस को अगर चलाना है, बिजनेस को चलाना है तो क्रिएट और रिटेन करना पड़ेगा कस्टमर को, क्रिएट और रिटेन करना पड़ेगा कस्टमर को। क्वेश्चन नंबर 27 सर नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की जो कि अफेक्ट कर सकते हैं इसकी एक्टिविटीज को? नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट में अफेक्ट द एक्टिविटीज, सर कौन है? सर सर ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। Non-specific element of organization surroundings which may affect the business. Question number 27, जल्दी बताइए। सर आंसर इज सी। सर क्वेश्चन नंबर 30, एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इट एज डायनेमिक अपन ने पहले ही मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज मेजर्ड बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्राइवेट सेक्टर में अपन क्या देखते हैं सर? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है। सर पेस्ट फ्रेमवर्क में ई किस पर स्टैंड करता है? ई पेस्ट फ्रेमवर्क में ई किस पर स्टैंड करता है? पीईएसटी में सर इकोनॉमिक। सर इकोनॉमिक बात समझ में आ रही? इकोनॉमिक याद रखना, इकोनॉमिक। सर करेक्ट स्टेटमेंट इन सब में कौन सी है? सर इन्वायरमेंटल जो होता है ना लार्जली बियॉन्ड होता है सर, लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल। हम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 ये तो हो गया, ये भी हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 46, डेटा जो कि यूजफुल और डिसीजन मेकिंग में उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कौन इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं होता? कौन इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं होता? सर कस्टमर। कौन कस्टमर? तो ये तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में माइक्रो में आता है ना, कस्टमर कहां पर आता है? एक्सटर्नल में, माइक्रो में। लग्जरी होटल और लग्जरी कार कंपनी जो अट्रैक्ट करती है डिस्पोजेबल इनकम, सर इसका कंपटीशन कैसा है? इनडायरेक्ट कंपटीशन, मैंने एग्जांपल भी दिया था। सर क्वेश्चन नंबर 50, व्हाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड? क्या हम कंसीडर नहीं करेंगे? कैपिटल रिक्वायरमेंट भी करेंगे, करंट टेक्नोलॉजी भी करेंगे, अपकमिंग टेक्नोलॉजी भी करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरी कंट्री से हमारा रिलेशन क्या है, दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या है, इसको तो हम कहां देखेंगे? ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे ना, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर देखेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पर मैंने तुमको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अपने करवा दिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवा दिए। तुम्हारा पूरा चैप्टर स्टडी मैट, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवा दिए। इसी को बोलते हैं सर वन शॉट रिवीजन ऑफ बिजनेस। डन एंड डस्टेड। जो पहली बार आज का जिसने सेशन अटेंड किया, मतलब पहली बार या फिर कल का सेशन के बाद आज का सेशन देखा है, हो सकता है उन्होंने सारे एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व नहीं किए। ये सारे एमसीक्यू जो मैंने इंपॉर्टेंट पहले से मार्क करवा रखे थे, तो आप भी प्लीज मार्क कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत पढ़ना जरूरी है। यूं तो बहुत कोई तुमको बहुत बड़े लेक्चर दे देगा, बिजनेस एनवायरमेंट ऐसा होता है, पॉलिटिकल है, लीगल है, ऐसा करके गवर्नमेंट है, ऐसे तुम सबको आइडिया है यार, नॉर्मल जो है नॉलेज तुम लेकर आए हो, इंटेलिजेंट बच्चों, सीए के बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, तुमने देखा एमसीक्यू में कितने तगड़े एमसीक्यूज थे? एमसीक्यू देखा तुमने? यूं कहने को तो पूरा चैप्टर जो है पूरा सा चुन्नू मुन्नू सा है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कस्टमर आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, सप्लायर्स आ जाएंगे, मार्केट आ जाएगा। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल आ जाएगा, लीगल आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ऐसा सिंपल में भी तुमको जो है पूरा अच्छे से भाषण देके जा सकता हूँ, बट दैट वुड नॉट हेल्प यू इन योर एग्जाम। समझ में आ रही बात? दैट वुड नॉट हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। The thing which will be helping you in exams is practicing questions, conceptual clarity and one shot revision. आप एक दिन पहले जो करके जा सके। आई एम मेकिंग माई एफर्ट्स ताकि आपको एक दिन पहले इकोनॉमिक्स के साथ कंफर्ट महसूस हो, और यही मैं टैक्सेशन में करता हूँ इंटर लेवल पर, और यही मेरा जो है मकसद रहता है कि अगर मैंने 1 घंटे का क्लास लिया है तो बच्चा उसको बार बार देख पाए। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, चैप्टर इजी था, क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, और एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमको चैप्टर के साथ क्वेश्चंस भी करने हैं मेरे बच्चे। ठीक है? ठीक है? और ये जो मैं भाषण दे रहा हूं, जब तुम वन शॉट रिवीजन बार बार सुनो ना, तो ये सुनने की जरूरत नहीं है। वन शॉट रिवीजन इज छोटा सा। ठीक है, ये तो मैं तुमको जनरली बता रहा हूँ। मैं तुम देखा होगा जब मैं पढ़ाता हूँ, वन शॉट रिवीजन लेता हूँ, बीच में ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं फटाफट बस बोलते जाता हूँ। जितना कम हो सके उतना कम पॉजेज लेता हूँ।
फोकट का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, एक भी जोक नहीं सुनाता हूँ। तुमने देखा होगा मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा पढ़ रखा है नॉर्मली, जिसने थोड़ा सा डिटेल लेक्चर ले रखे हैं इन चीज़ों के, उसमें हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे जो जोक वोक, एग्ज़ाम्पल्स के लेवल भी हमारे 3-3 4-4 एग्ज़ाम्पल होते हैं हर चीज़ के। लेकिन यहाँ पर जो सीन है भाई, आपको 1 घंटे में पूरा चैप्टर करवा के देना है ना मेरे को। तो ये बाद में ये सारी चीज़ें मत सुनने लगना कि भले वन शॉट रिवीजन देखा है तो चलो अभी 1 घंटे का तो जो है रिवीजन हो गया है। अब चलो मस्त बैठते हैं, मोहित भैया कुछ-कुछ बता रहे हैं करके, सुनते हैं, मज़ा आएगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब ताकि ये आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो है इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू गीतांजलि, डेडिकेटेड एंड पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग टीचर। होप आपको मजा आया होगा। यस सर, वहाँ आप पानी में बॉटल भी भरते थे नॉर्मल क्लास में। सर आज मेरे को सपना आया कि मैं मेरे स्कूल टाइम में वापस चले जाता हूँ और आप हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते हो और आप सबको डंडे मार रहे होते हो। आपका लेक्चर देख के सोया था, सपना भी आपका ही आया। अरे भाई, प्रभुजीत बोल रही है सर देखा जब मैराथन होंगे ना एग्जाम के पहले सबसे ज्यादा बच्चे अपनी क्लास में होंगे। हाँ ठीक है, देखो क्या है ना, बच्चे लोग जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं तुमको बताऊं, एक स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन का बच्चा होता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे अ, हंसी मजाक करने वाला भी और थोड़ा सा आराम से पढ़ाने वाला भी स्टूडेंट टीचर जमता है उनको कि यार चलो ठीक है आराम से पढ़ाते जाओ। पर मेरा ऐसा कहना है कि यार मैं बच्चों को जो है सेल्फ स्टडी का भी टाइम दूं, बिकॉज पर्सनली मैंने देखा है कि यार एक बार तुम पूरा लेक्चर देख लो, मैराथन देख लो, पर तुम्हारे लिए भी खुद के पास टाइम बचना चाहिए। तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मुझे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है जो सच में पढ़ना चाहता है, एक बार में सीए बनना चाहता है, बाद में अटेम्प्ट ना लगे, बिकॉज योर 6 मंथ्स इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू एंड योर फैमिली। ठीक है, मैं करवाने का तो तुमको जो है मस्त पढ़ाऊं, ऐसे ढेर सारे बच्चे अपने यूट्यूब पर लेकर जाऊं, वहां पर तुम देखो फिर कितने बच्चे आ सकते हैं करके, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो डेडिकेटेड बच्चा है वही आए। सर आपका लाइव देखे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से लाइव नहीं ले पा रही थी, आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, मेरे को वही था यार, प्रियंका आई गेस कल के लेक्चर में नहीं आई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था हल्का-हल्का। सर लॉ के भी प्रैक्टिस सेशन लेकर आइए। करते हैं यार, अब एक आदमी क्या-क्या करे बताओ? विल ट्राई। लॉ भी करवा दो अब प्लीज़। करो कोशिश, खुद भी करो कुछ है, मैं करूँगा बाकी, लेकिन देखो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल देखो क्या लगता है तुमको, जैसे ये पूरा चैप्टर है या फिर इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर है। अ, हो सकता है तुमको ऐसा लगता हो कि यार टीचर है, इसको सीए बन गए हैं और आराम से पढ़ा देंगे कोई भी चैप्टर, लेकिन क्या है तुमको पढ़ाने के लिए ना, जैसे अगर 1 घंटे का मैंने लेक्चर लिया है, इट नीड्स माय 2 और 3 आवर्स एट द बैक एंड। समझ रहे हो? हाँ, केशव एक बार चेक करना प्लेलिस्ट, बाकी मैं कर दूँगा। उसके लिए 2-3 घंटे बैक एंड में काम करना पड़ता है। अगर वो हुआ, तो मैं बिल्कुल आपके लिए जो है सेशंस लाऊँगा। आपसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है विष्णु। बिल्कुल यार जल्दी से, मैं तो तुमको यही कहता हूँ तुम लोगों को कि यार जल्दी से फाउंडेशन पास करो, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मतलब तुमको इतना मज़ा आएगा। देखो मैं तुमको एक वो देता हूँ, थोड़ा-सा ट्रेलर देता हूँ। ये देखो मेरा वन नोट, ये देखो ये क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने पूरा पढ़ाया था। ये देखो इतने मस्त चार्ट बनवाता हूँ। जब मेरे साथ बच्चा शुरू से होता है ना, मैं उसको इतना अच्छा रेडी करके देता हूँ कि वो आखिरी दिन उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा। हमने जो है ये देखो कैपिटल गेन होता है। यार पापा ने कोई प्रॉपर्टी बेची तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये देखो। इतने बड़े-बड़े चार्ट्स हम बनाते हैं। जब पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं ना, ये देखो डिटेल में हम पढ़ते हैं ना कि यार क्या एग्जामेशन मिल सकते हैं, बच्चों को एकदम ऐसे शॉर्ट में करके देता हूँ। अभी तो क्या है मेरे पास टाइम कम मिलता है, तुम्हारी एग्जाम भी बहुत पास में आ रही है और इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते रिविजन्स में। तो जब तुम आओगे ना इंटरमीडिएट लेवल पर, फाइनल लेवल पर, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा बॉस, और ज़्यादा मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही? और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं तो बस यही बोलूँगा जल्दी से पास करो और इंटर लेवल पर आ जाओ तो और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे। टाइम भी तुम्हारे पास थोड़ा-सा रहता है इस टाइम पे। तो रिधिमा सर आप इंदौर में रहते हो ना, मैं फाउंडेशन के बाद इंदौर चली जाऊँगी, आपसे ज़रूर मिलूँगी। यार मैं भी बहुत चाहता हूँ आप लोग आओ, कभी मिलो, इंदौर आओ तो। हाँ, अगर समझ में आया, सब कुछ अच्छा रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स को प्लीज़ आप जो है अपने ग्रुप सर्कल में जो है दोस्त वगैरह उनको शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है पढ़ें। यस सर, आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सच में सुबह से दुखी हो रही थी मैं। क्लास लेके आपके साथ स्पीड करते ही पूरी एनर्जी आ जाती। और फाउंडेशन का आप ऑफलाइन मैराथन लोगे, देखो प्लान तो कर रहे हैं हम, लेट्स सी कितना हो।
तो इस लेवल का हम पढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से पास करो अपनी फाउंडेशन, बाकी अपन जो है एकदम जोरों-शोरों से पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा मेरे को भी करवाने में तुम्हें। बिल्कुल प्रभुजीत, बिल्कुल। बाकी मैं आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई भी कसर मत छोड़ना यार। तुमको लग रहा है मैथ्स में डर, मैथ्स पढ़ाई करो। लॉ में डर लग रहा है, मैथ्स लॉ की पढ़ाई करो। पेपर सॉल्व नहीं हो रहे, मैं बोल रहा हूँ पेपर्स लिखो, पूरा पेपर जो है पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के दे डालो यार। बिकॉज़ देखो कब तक फाउंडेशन फाउंडेशन खेलते रहोगे? नहीं, मतलब कि समझो बात को, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। अगर तुमने फाउंडेशन में और ज़्यादा टाइम लगाया, समथिंग बिग इज कमिंग इन योर लाइफ ब्रो। सीए नाम के आगे लगाना है फाउंडेशन जी। अगर तुमको लग रहा है यार मुझसे नहीं बन रहा, तो डबल मेहनत करो। लोग 2 घंटे पढ़ रहे, तुम 4 घंटे पढ़ो, मरोगे थोड़ी ना। है, पढ़ाई करने से कोई इंसान मरता नहीं है। पढ़ाई करने से प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे कि यार प्रेशर लेना है, उसके बाद प्रेशर ले लेके पढ़ रहे हो तो मरोगे। नॉर्मली खुश रहो कि यार पॉजिटिव हमको जो है मौका दे रहा है भगवान, ठीक है। तो लोगों के पास मौके नहीं होते हैं, भगवान सबको मौका नहीं देता पढ़ने का। हम ब्लेस्ड हैं, समझो बात को, हम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड पीपल कि यार हमारे पेरेंट्स जो है उस लेवल पे हैं। कुछ के पेरेंट्स थोड़े से कम, कुछ के पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा, हमको जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यार एक मोबाइल दिला दिया उन्होंने, अपने को नेट दिला दिया है उन्होंने, रजिस्ट्रेशन करवा दिया उन्होंने, ठीक है। अगर उन्होंने वो कर दिया है तो हमारा क्या मकसद है अब? यार मैं ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर ना करूँ और जल्दी से एग्जाम पास कर लूँ, ठीक है। ज़्यादा भटकने से ज़रूरत नहीं है, हर किसी का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जहाँ पर तुम्हारे, आज हमने क्या पढ़ा? स्वॉट पढ़ा ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जहाँ पर वीकनेस है उसको हमको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, डायनामिक रिस्पॉन्स करना है। डायनामिक रिस्पॉन्स करना है, नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो ये सब इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में तो बिल्कुल जो है अच्छे से जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, तो अपने पेरेंट्स के पैसे, खुद के एफर्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम, ये जो जवानी तुम जो वेस्ट कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस वाली है। आज बहुत मजे भी करो, देखो यार मजे हम बहुत करते हैं। इट्स अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट द टाइम, करेक्ट टाइमिंग। आज मैं बहुत मजे करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, अपने हिसाब से जो है अपने सारे शौक पूरे करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपके टाइम, जो आप जिस लेवल पर हो, जिस एज पर आप हो, उस पर मैंने बहुत मेहनत, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी यार। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, तभी जाके एक बार में सीए निकलता है। 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन तभी आती है, रैंक तभी आती है। और एक डिफरेंस होता है, देखो, एक होता है हार्ड वर्किंग पर्सन और एक होता है पैशनेट हार्ड वर्किंग पर्सन। आप कौन हो आप समझ। एक होता है हार्ड वर्किंग पर्सन और एक होता है पैशनेटली हार्ड वर्किंग पर्सन। आप कौन हो समझ जाओ। सीए स्टूडेंट्स जो है सारे, वो है हार्ड वर्किंग। सारे सीए स्टूडेंट्स कौन है? वो हार्ड वर्किंग। क्या तुम पैशनेट हार्ड वर्किंग हो? खुद से पूछो, क्या पैशनेट हार्ड वर्किंग हो? क्या तुम टाइम पास कर रहे हो? क्या तुम टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हो? क्या तुम सच में जो स्टडी मैट में लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हो? आस्क योरसेल्फ, अदरवाइज यू आर गॉन। ठीक है, और कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, बैकअप लेना पड़ेगा और कोई सा कॉलेज परस्यू करना पड़ेगा ना। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आपने सीए छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में। ये आपको मेहनत करना सिखा देगा और वो सबसे बड़ी जो है ताकत दे देगा तुमको। यार मैं हमारी बात, मेहनत करना सिखा देगा वो, ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देकर जाओ एक बार इस सीए कोर्स पर। बस समझ मारी। नहीं सर, अब तो स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया है मैंने। बहुत बढ़िया प्रभु जी, दैट्स ग्रेट। जिस जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, रियलाइज दिस, अदरवाइज टाइम वुड बी गॉन, यू वुड बी आउट ऑफ द लीग। और सबकी बात नहीं निकलेगी ना बॉस। टाइम बहुत कम है, एफर्ट्स हमको देने पड़ेंगे। मैं सारे स्टूडेंट्स का बोल रहा हूँ, देखो तुमको पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम अभी तक अगर मेरे को सुन रहे हो, अभी तक मेरी बातें तुम्हारे दिल तक जा रही है, तो एक बड़े भाई के होते हुए ये बात समझ लो। हंसी मजाक ठिठोली करेंगे अपन, बहुत मजे करेंगे। एक बार एग्जाम खत्म हो जाने दो यार, बहुत मजे करेंगे अपन। तो समझ में आ रही है? हाँ कार्तिक, कोई दिक्कत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही करनी है अपने को लाइफ में। करेक्ट निशा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेहनत करोगे, वादा रहा, बिल्कुल वादा रहा। एकदम अपना 100% दोगे। जैसे अगर मैं वन शॉट पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना पूरा 100% दे दूँ।
मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार चलो 1.5 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, पढ़ाना तो है। मैं चाहता तो ये सारी बातें बीच बीच में भी कर सकता हूँ सारी, ठीक है, तुमको अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा तुम्हारा, पर उससे फायदा होगा क्या? अगर डर लग रहा है तो मेहनत डबल करो। दिन पास आ रहे हैं तो रात चौगनी करो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके, तो ठीक है। अभी इसी स्ट्रीम को अभी क्लोज करते हैं, और जाओ एक बार मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के सेशन का, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि भाई जा आज का सेशन देख और तैयार हो जा। लड़ाई बड़ी है पर हम भी जो है कमजोर नहीं। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एनर्जी हाई रखो, फोड़ो यार फोड़ो। बस तुम नहीं फोड़ोगे तो कौन फोड़ेगा? पापा मम्मी नहीं, उन्होंने तो तुमको बोला है फोड़ने को, तुमको फोड़ना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। हाँ, रिधिमा बोल रही सबको बता दिया सीए कर रही हूँ, तो अब तो करना पड़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और फोड़ो यार फोड़ो, तुम मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमेशा याद रखो, पैशनेट हार्ड वर्किंग